अब आपने हमले किए इसराइल पे और आपने रीज़न दिया कि आप चूंकि आप हूती और हिजबुल्लाह को मार रहे हैं तो उसका रिटेलिएशन हुआ है, हमने ईरान पर किया है। अपने प्रॉक्सीज के लिए क्या देश को कुर्बान कर देगा क्या ईरान, प्रॉक्सीज को बचाने के लिए? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। आदाब, जय हिंद। जय। देखिए, जिस वक्त सीज फायर हुआ था, ये बात आपको और आपके दर्शकों को, और मैं समझता हूँ हमारे सारे सीनियर पैनलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल था। हम्म। और ईरान उसके बाद से ही लगातार कहता रहा है कि सीज फायर की तमाम शर्तों का पालन किया जाए, सीज फायर पर अमल किया जाए, लेबनान पर हमले रोके जाएं। लेकिन सीज फायर के बाद से ही इसराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले होते रहे और बर्बर हमले होते रहे। ईरान भी एक हद तक सब्र करता रहा, दक्षिणी लेबनान में मुसलसल हमले होते रहे। उसके बाद भी ईरान ने एक रेड लाइन कायम की कि शायद इसे सुनकर इसराइल रुक जाए और अमेरिका इसराइल को लगाम लगा ले। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बैरूत को हमलों का निशाना बनाया जाता है, जाइया को हमले का निशाना बनाया जाता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लगातार ईरान के अल्टीमेटम, दुनिया भर से ईरान के कॉन्टैक्ट, संघर्ष विराम में शामिल लोगों से लगातार राब्ते के बाद भी जब इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ, तब ईरान ने आकर जवाबी कार्रवाई की। और ईरान ने कार्रवाई करते हुए यही कहा कि हम लगातार कहते रहे, मांग करते रहे कि इसराइल को रोका जाए, लेकिन इसराइल ने तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी हैं। उस वक्त ईरान ने मजबूर होकर कार्रवाई की और ये कार्रवाई का हक बनता भी था। दूसरी बात आपने कहा लगातार एक बात, प्रोक्सी प्रोक्सी प्रोक्सी। देखिए सर, हिजबुल्लाह खुद स्वतंत्र है, लेबनान की सरकार में भागीदार भी है, लेबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे भी हैं, मेंबर भी हैं। हिजबुल्लाह किसी की प्रोक्सी नहीं है। हिजबुल्लाह खुद एक स्वतंत्र संगठन है और अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। मैं समझता हूं अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले एक संगठन को इस तरह किसी की प्रोक्सी बताना खुद उस संगठन का अपमान है। गौर मौलवी साहब, ठीक है, मैं संजीव सर आपके पास आता हूं। अगर हिजबुल्लाह और हूती प्रॉक्सीज नहीं है ईरान के, तो सीज फायर में हिजबुल्लाह का नाम क्यों रखा गया? ईरान की लड़ाई अमेरिका और इसराइल से है। आप अपने राष्ट्र के बारे में बात करिए, आप दूसरे देश के मसले को अपने सीज फायर में क्यों डाल रहे हैं? तो ये अपने आप में एक एक्सेप्टेंस है कि यू वांट टू सेव हूती एंड हिजबुल्लाह, और आपके अगर वो प्रॉक्सी नहीं है तो आप उनको बचाने के चक्कर में क्यों पड़े? अगर वो इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल एक एक संगठन है, तो वो इसराइल से निपट लेगा अपना। वो और इसराइल समझें, वो और अमेरिका समझें। ईरान को तो पहले खुद के सीज फायर के लिए, खुद की बातचीत के लिए, खुद के चैन अमन के लिए, खुद की डिग्निटी के लिए फाइट करना है। आप प्रॉक्सी और हूती, आप हूती हिजबुल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है वो एक एंटिटी है, स्वतंत्र है और वो काम करने में काबिल भी है और पॉलिटिकल रजीम का हिस्सा भी है, तो उसके लिए ये क्यों लड़ रहे हैं सर फिर? संजीव श्रीवास्तव जी, आपने स्वयं देखिए अमित जी, आपने जो मौलाई साहब हैं उनको उनकी बात का जवाब दे दिया है और मैं उसमें फर्दर भी ऐड कर देता हूँ सर। कि ये जो 1982 में जो बना हुआ हिजबुल्लाह नामक जो संगठन है, जो कि एसेंशियली एक आतंकवादी संगठन है, उसको इसराइल उसको ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा ही खड़ा किया गया। और ये जाहिर है कि ये जो हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन है, वो एक स्टेट विद इन स्टेट के तौर पर अपने आप को देखता है। और पूरे लेबनान की जो सरकार है, वहाँ की जाहिर है कि लेबनान की अलग सेना भी है, लेकिन उस सेना के बारे में कोई अता पता नहीं रहता कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। वो डिफंक्ट पड़ी हुई है और सारा जो लेबनान के अंदर की जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, वो स्टेट विद इन स्टेट का एक की भूमिका रखने वाला जो हिजबुल्लाह है, वो पूरा करता है, वो सारी भूमिकाएं निभाता है, चाहे वो हसन नसरल्लाह रहे हों, जिनको कि इजराइल ने एक एक्शन में जो है एलिमिनेट किया, और उसी के साथ साथ जो भी आज की वर्तमान समय की हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, वो पूरे लेबनान को डिक्टेट करती है। और ये जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, वो स्वयं ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा डिक्टेटेड रिजीम दिखाई देती है, डिक्टेटेड आतंकी तंजीम दिखाई देती है। और इसी तरीके का जो डिक्टेशन है, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम हमास को, हुतियों को भी करती है। उसके अलावा जो 10 अन्य आतंकी संगठन है इराक और सीरिया में, जो छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, सभी को जो है डायरेक्शन देने का कार्य, सभी को स्पॉन्सर और सपोर्ट करने का जो कार्य है, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम करती रही है। जो IRGC की जो कुछ फोर्सेस हैं, जिनके की कमांडर कासिम सुलेमानी हुआ करते थे, और जो कि अमेरिका उन्हें एक आतंकवादी के तौर पर ट्रीट करता था, और वो कुछ फोर्स क्या कर, वो जो कुछ फोर्सेस हैं,
वो जितने भी ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती रही है। जो कासिम सुलेमानी को अगर आप देखिए तो उनको अमेरिका ने जो टारगेट किया वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जब वो निकल रहे थे, और उनके साथ साथ जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के जो चीफ थे वो भी उनके साथ में थे, और दोनों को ये अमेरिका ने एलिमिनेट किया था। तो ये कहना कि ये स्वतंत्र संगठन है, ये कोई आतंकवाद नहीं करते इत्यादि इत्यादि, ये जाहिर है कि ये बेसलेस बातें हैं। और जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया वो भी टेरर प्रॉक्सी है, और वो ईरान के इशारे पर ही लार्जली ईरानियन बैकिंग के द्वारा इसराइल को आइसोलेट करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को, जो रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद चल रहे थे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डीरेल करने के लिए किए गए थे। तो ये जो आतंकवाद को सपोर्ट करना जाहिर है कि ईरान की एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली जो नीति रही है वो रही है। और सबसे बड़ा वर्तमान समय में अगर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कोई राष्ट्र है तो वो ईरान ही है, जो कि अमेरिका इजराइल को लगातार कहते हैं। पाकिस्तान उसके सामने वो छोटा नजर आता है। और जाहिर है कि ये जो पूरी 13 आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर सपोर्ट करना और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ कुछ फोर्सेस के साथ सपोर्ट करना, ये आतंकवादी कृत्य है और इसको स्वीकारना होगा। और इसको ईरान इस्लामिक रिजीम को बंद करना होगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आप आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, दूसरी सिविलाइजेशंस को यथोचित सम्मान नहीं देंगे, उनके राइट टू एग्जिस्टेंस को, राइट टू स्टेटहुड को डिनाई करेंगे, होलोकॉस्ट को डिनाई करेंगे, और न्यूक्लियर वेपन से इंटेंशन के साथ हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, तो ऐसे में तो आप शांति को तो भूल ही जाइए, शांति नहीं होने वाली और इसराइल हमले करेगा। और जाहिर है कि आपको अपने रुख में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के ही शांति हो सकती है। सारा ब्लेम यदि अभी मैंने ये भी स्टेटमेंट देखा, IRGC अब ये कह रही है कि सारी फसाद की जड़ अमेरिका है। सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देख नहीं रहे कि आपने क्या गलतियां की है, आपके अप्रोचेस कितने गलत हैं। आप जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो एक शैतानी सोच है उसको बढ़ावा देते हैं, और उसके बाद आप बात करेंगे कि दूसरे ही जिम्मेदार हैं, तो ऐसे नहीं होगा। और एक जब तक एक अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, और जाहिर है कि अमेरिका और इसराइल और ईरान के बीच में जब तक एक हार्डेंड पोजीशन बनी रहेगी, जब तक एक विन विन अप्रोच के साथ दोनों कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें सॉल्व नहीं होने वाला। और अमित जी, मैं जैसा कि आपके शोज में कहता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग ड्रॉन, एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। वेस्ट एशिया की क्राइसिस इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने जा रही है, और ये पूरी सिचुएशन है लंबे समय तक वहाँ बनी रहेगी, ऐसी संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। और उसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो वैकल्पिक जो ऊर्जा के जो इंपोर्ट्स के जो विकल्प रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन पर फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, मनन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब घ्योर साहब ने कह दिया कि भाई हमारे हमारा जो सीज फायर अकॉर्ड हमने बनाया था, सो कॉल्ड अकॉर्ड, उसके अंदर लेबनान का भी नाम था, और लेबनान पर हमले इजराइल कर रहा है, इसलिए ये सीज फायर हम मानते नहीं हैं। ट्रम्प साहब की बात इजराइल सुन नहीं रहा, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि अमित ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, ये ज्वाइंट रिटेलिएशन, ज्वाइंट प्रोग्राम है अमेरिका और इजराइल का, ये सिर्फ खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। लेकिन मनन सर, चूंकि आप यू आर इनटू मोर डीप डाइव इनटू इजराइल इश्यूज, आपको यहाँ से आगे का स्टेप क्या दिख रहा है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इजराइल अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी रिटेलिएशन करेगा। हूतीज भी मार रहे हैं, इसलिए वो अब यमन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वेस्ट बैंक में बहुत सारे हमले हुए हैं, यरूशलेम के आसपास, और वेस्ट बैंक के पास भी बहुत फ्रेश अभी रिटेलिएशन हो रहा है। अभी जो अपडेट मिल रहा है मुझे मोबाइल पे, अभी भी वहाँ पर हमले हुए हैं। यहाँ से अब लगता है कि अमेरिका चुप रहेगा और इजराइल को काम करने देगा, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं हूतीज हूँ यमन में, मैं अपनी ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जब से अप्रैल में सीजफायर हुआ है, उससे पहले जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला, या फिर हिजबुल्ला हो लेबनान में, या कर्ड्स हो, यज़दीज हो, या बाकी के ग्रुप्स हो, मैं कहूंगा कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है। राइट। ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और अगर हम थोड़ी भी किसी सभ्यता में और नॉन बारबेरिक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कि वेस्ट एशिया में नहीं है, उसमें बिलीव करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस का जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है CTC, उनकी अगर लिस्ट को देखें, और एक एंटी कॉलोनियल अफ्रीकी ने इसको बनाया जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, तो अगर हम बात करें तो हूतीज, हिजबुल्ला
और जो बाकी के ग्रुप हमास जो है वो एक तरीके से नहीं, ये विश्व के प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ईरान की विदेश नीति, बिल्कुल मैं बाकी लोगों को सपोर्ट करूंगा, ईरान की विदेश नीति पूरी तरीके से यही रही है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स का और आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहना बड़ी ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने देश के लिए युद्धरत हैं हिजबुल्लाह के लोग। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर एक पूरी तरीके से एक लेजिटिमेट और एक लेजिट सरकार है जो वहां पर, जिसके हिजबुल्लाह, मैं बात मानता हूं, एक मेंबर है, पर प्रैक्टिकल रियलिटी में, रियल पॉलिटिक्स की गंध में क्या होता है ये तो हम कश्मीर में देख ही चुके हैं, और ये हम देख चुके हैं वेस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो यूएस डेजिग्नेटेड नहीं, हिजबुल्लाह, हुतीज, ये सब लोग जो हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं।